नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही कुछ दमदार स्टॉक्स और उसके पीछे की वजह पर भी फोकस करते हैं और शो के अंत में आपको उन ट्रिगर्स के बारे में बताते हैं जिन पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो चलिए मार्केट से जुड़ी खबरों के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, जी एंटरटेनमेंट का शेयर गुरुवार को करीब 4.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ। दरअसल एसएल समूह के पूर्व चेयरमैन सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका की सेबी के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ की गई अपील पर सैट सुनवाई के लिए तैयार तो हो गया है, पर इस मामले पर सैट ने सुनवाई को 19 जून यानी सोमवार तक टाल दिया है और सेबी के अंतरिम ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एपिसोड नंबर 36 में हमने आपको बताया था कि 12 जून की शाम को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक अंतरिम ऑर्डर पारित किया है, जिसमें सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में मुख्य पदों पर नियुक्ति की रोक लगा दी है। सेबी की ओर से की गई जांच के बाद आए ऑर्डर में कहा गया है कि जी एंटरटेनमेंट में मुख्य पदों पर रहते हुए निजी फायदे के लिए इन दोनों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और पैसों की हेराफेरी की। सेबी ने अपने ऑर्डर में जी एंटरटेनमेंट से हुई फंड्स की हेराफेरी को फ्लोचार्ट्स के जरिए काफ़ी डिटेल तरीके से बताया है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस फ्लोचार्ट के जरिए बताया गया है कि किस तरह कंपनी के फंड्स को ग्रुप से जुड़ी एंटिटीज में डाइवर्ट किया गया, जिसमें सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका एक्टिवली इन्वॉल्व थे। दूसरी खबर, माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी स्पंदन स्फूर्ति के शेयर में गुरुवार 15 जून को 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग भी करीब 4.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ही हुई। शेयर ने इंटरडे में 693 रुपये 80 पैसे का निचला स्तर छुआ और इस गिरावट के पीछे वजह है मीडिया रिपोर्ट्स, जिनके मुताबिक स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल के सबसे बड़े शेयरधारक केदारा कैपिटल की येस बैंक के साथ मर्जर या अधिग्रहण यानी M&A के लिए बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक केदारा कैपिटल ने कंपनी को बेचने की योजना को दोबारा नए सिरे से शुरू किया है, जिसके चलते ये बातचीत की जा रही है। हालांकि स्पंदन स्फूर्ति ने इन रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया है और अपनी बात को दोहराया है कि कंपनी का बोर्ड, प्रमोटर और कंपनी खुद विजन 2025 के तहत जारी बिजनेस प्लान को डिलीवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्लान को बोर्ड ने जुलाई 2022 में मंजूरी दी थी और इसे पूरा करने के लिए सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। करीब 18 महीने पहले स्पंदन के फाउंडर पद्मजा गंगी रेड्डी ने आरोप लगाया था कि कंपनी को एक्सिस बैंक को बहुत सस्ते दाम पर बेचा जा रहा है, जिसके बाद केदारा कैपिटल ने अपनी योजना को टाल दिया था। तीसरी खबर, सिविल कंस्ट्रक्शन कारोबार से जुड़ी कंपनी पीएनसी इंफ्रा के शेयर में गुरुवार को 6.25% तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि जो क्लोजिंग है वो करीब 1% के आसपास की बढ़त के साथ हुई। दिन के दौरान शेयर ने 339 रुपये 95 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो कि 352 रुपये की 52 हफ्ते की ऊंचाई के बेहद करीब है। यानी शेयर अपने एक साल के उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। शेयर में उछाल की वजह है पी फर्म केकेआर के साथ रोड एसेट्स को बेचने के लिए होने वाली संभावित डील। दरअसल केकेआर के रोड्स हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की कंपनी के 12 रोड प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। ये सौदा 9,000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में हो सकता है, जिसमें करीब 6,900 करोड़ रुपए का कर्ज भी शामिल है, जबकि कंपनी का कुल मार्केट कैप देखें तो 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का है। इन प्रोजेक्ट्स में 11 हाइब्रिड एन्यू मॉडल यानी HAM रोड्स हैं और एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT रोड है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। इस डील को लेकर 4 निवेशकों से कंपनी की बातचीत चल रही थी और सौदा वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के अंत तक पूरा हो सकता है। चौथी खबर, रिटेल ब्रांड लाइसेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सोर्सिंग कंपनी क्रेवाटेक्स के शेयर में गुरुवार 15 जून को दिन के दौरान 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था और क्लोजिंग करीब 17.5% की मजबूती के साथ देखने को मिली। इंट्राडे में शेयर ने 443 रुपये की ऊंचाई को छुआ था। बीते 5 दिन में देखें तो शेयर करीब 45% का उछाल दर्ज कर चुका है। दरअसल दिग्गज निवेशक आशीष चुग ने इस कंपनी के 15,000 शेयर खरीदे हैं, जो कि कुल हिस्सेदारी के 0.58% के बराबर है। इन शेयरों को 326 रुपये 71 पैसे प्रति शेयर के औसत भाव पर खरीदा गया था। अक्टूबर 2022 में फुटवेयर रिटेल चेन मेट्रो ब्रांड्स ने क्रेवाटेक्स ब्रांड्स का 100% हिस्सा खरीदा था। इस कंपनी का इटालियन स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड फीला के साथ एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म लाइसेंस है। इसके अलावा इस कंपनी के पास स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड प्रोलिन भी है और ये कुछ अन्य इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये था कुछ दमदार एक्शन वाले शेयरों का हाल। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म बेन कैपिटल की ओर से देश के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक में गुरुवार को ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करने की खबरें हैं। कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में ब्लॉक डील के जरिए एक्सिस बैंक के 1,89,00,000 शेयरों का सौदा हुआ।
इस ब्लॉक डील के बाद एक्सिस बैंक के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, पर क्लोजिंग मामूली गिरावट के साथ यानी निचले स्तरों से रिकवरी के साथ हुई। दरअसल बेन कैपिटल की बुधवार की क्लोजिंग से हल्के डिस्काउंट पर 0.25% हिस्सा बेचने की योजना थी। इस ब्लॉक डील का ऑफर प्राइस 964 से लेकर 977 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया था, जो कि बुधवार के 977 रुपये 70 पैसे के क्लोजिंग भाव से 1.4% के डिस्काउंट पर था। इस डील की टर्म शीट के मुताबिक बेन कैपिटल को अपने 2.25 करोड़ शेयर बेचने थे, जिससे पी फर्म को 2163 से 2188 करोड़ रुपए की रकम मिलती। आपको बता दें कि बेन कैपिटल की एंटिटी बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट 7 के पास 31 मार्च 2023 तक एक्सिस बैंक का 1.3% हिस्सा था। दूसरी खबर, यूरोप की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक यूरिक इंश्योरेंस की कोटक महिंद्रा बैंक की जनरल इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी सब्सिडियरी कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कंपनियों के बीच बातचीत शुरुआती दौर में है और माना जा रहा है कि कोटक जनरल इंश्योरेंस का वैल्यूएशन $80 करोड़ के आसपास आंका जा सकता है। ज़ूरिक इंश्योरेंस ने कोटक जनरल इंश्योरेंस में 49% यानी मिनॉरिटी हिस्से और 51% यानी मेजॉरिटी हिस्से में अपनी रुचि दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोटक जनरल इंश्योरेंस में हिस्सा खरीद पर ज़ूरिक इंश्योरेंस $40 करोड़ खर्च करने को तैयार है। तीसरी खबर, नवीन जिंदल के नेतृत्व वाली स्टील उत्पादक कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर यानी जेएसपीएल ने बुधवार को अपनी मॉरिशस की सब्सिडरी कंपनी जेएसपीएल मॉरिशस लिमिटेड यानी जेएसपीएमएल की रीस्ट्रक्चरिंग योजना की घोषणा की है। इस रीस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत जेएसपीएल की ओर से जेएसपीएमएल को दिए गए लोन की बकाया रकम 7,776 करोड़ रुपए से कम हो जाएगी। स्थिति का जायजा लेते हुए जेएसपीएल ने निर्धारित किया है कि जेएसपीएमएल में कंपनी की ओर से किए गए निवेश को रिकवर करना छोटी अवधि में मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जेएसपीएल ने जेएसपीएमएल में स्ट्रेटेजिक निवेश कर रखा है और इस निवेश की गई रकम को जेएसपीएमएल की ओर से ग्लोबल माइनिंग एसेट्स में आगे निवेश किया गया है। 15 जून को जेएसपीएल का शेयर करीब 1% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। चौथी खबर, रिपोर्ट के मुताबिक पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की देश के 8वें सबसे बड़े म्यूचुअल फंड यूटीआई एएमसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए औपचारिक बोलियां मंगवाने की मांग कर रहे हैं। यूटीआई एएमसी में पीएनबी, एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा की मिलाकर 45.16% हिस्सेदारी है। कंपनी नमा के एपिसोड नंबर 53 में हमने आपको बताया था कि टाटा एएमसी की यूटीआई एएमसी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत अंतिम दौर में है, जिसके लिए इन चारों कंपनियों ने मर्चेंट बैंकर्स को भी नियुक्त कर लिया था, पर एक बड़े निवेशक की ओर से औपचारिक बिडिंग प्रक्रिया की मांग के चलते सौदा पूरा नहीं हो पाया था। इस सौदे की फाइनल वैल्यू के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर गुरुवार की क्लोजिंग के हिसाब से यूटीआई एएमसी का कुल मार्केट कैप करीब 8700 करोड़ रुपए के आसपास का था और कंपनी के एयूएम 2,39,000 करोड़ रुपए के थे, जो कि देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल एयूएम का 6% हिस्सा है। इस हिस्सा खरीद के लिए टाटा ग्रुप फ्रेश बोली जमा कर सकता है। पांचवी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए ने टू व्हीलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। कंपनी के खिलाफ कथित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में जांच का आदेश दिया गया है। दरअसल ये मामला फंड डाइवर्जन से जुड़ा है, जिसके चलते जांच शुरू करने के लिए कहा गया है। जनहित के तहत शुरू की गई ये जांच हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी कुछ कंपनियों के असली स्वामित्व को लेकर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प के अलावा मंत्रालय सॉल्ट एक्सपीरियंसेस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी SEMPL की भी जांच करेगा। इस कंपनी के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी इकाई होने का संदेह जताया गया है। अगली खबर, देश के सबसे मूल्यवान एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायजूस के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल बायजूस को कर्ज देने वाले बैंकों ने कहा है कि वो कंपनी के साथ कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग से जुड़े मामले पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बैंकों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हर बैंक कंपनी से अलग अलग बात नहीं करेगा, बल्कि सभी बैंक एक साथ कंपनी के साथ बातचीत करेंगे। बायजूस ने बैंकों से जो कर्ज लिया हुआ है, मई के दौरान उस कर्ज की किस्त चुकाने में कंपनी असफल रही थी। कर्ज की किस्त चुकाने में हुई चूक के बाद बायजूस ने बैंकों के खिलाफ कोर्ट में केस भी दाखिल किया था। अब बैंकों की तरफ से कहा गया है कि वह कंपनी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सातवीं खबर, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट फर्म गूगल को लेकर 2 खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें खराब हैं। एक खबर विदेश से है और दूसरी घरेलू स्तर पर है। पहली खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन में एंटी ट्रस्ट और मोनोपोली से जुड़े मामलों पर निर्देश देने वाले आयोग ने गूगल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयोग ने कहा है कि गूगल ने यूरोपियन यूनियन में अपने एडटेक कारोबार में कंपटीशन को खत्म करके एंटी ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन किया है। आयोग ने कहा है कि गूगल जब अपने एडटेक कारोबार का हिस्सा बेचेगा, तभी कंपटीशन से जुड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा। दूसरी खबर यह है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने भी एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपनी
दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे एनक्लेट ने बरकरार रखा था, पर सीसीआई की ओर से दिए गए 10 में से 4 दिशा निर्देशों को खारिज कर दिया था। एनक्लेट के इसी फैसले को सीसीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। 8वीं खबर, एमएनएम और अशोक लेलैंड के प्रमोटर हिंदुजा समूह भी एमजी मोटर इंडिया में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मालिक सज्जन जिंदल पहले ही एमजी मोटर इंडिया में 45 से 48% हिस्सा खरीदने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के बीते एपिसोड में जानकारी दी थी। एमजी मोटर इंडिया का वैल्यूएशन करीब 8,000 करोड़ रुपए आंका गया है। आपको बता दें कि एमजी मोटर इंडिया चीन की कंपनी SAIC मोटर की सहयोगी यानी सब्सिडियरी कंपनी है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कंपनी की हिस्सेदारी 1% है। कंपनी ने भारतीय कंपनियों से EOI आमंत्रित किए हैं, हालांकि अभी तक बिडिंग के लिए ऑफर नहीं दिया गया है। 9वीं खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से सेबी लगातार अदानी समूह की कंपनियों पर नजर बनाए हुए हैं, पर सितंबर 2020 के बाद से समूह की 6 लिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेशकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक अदानी समूह की इन कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट और अदानी पावर शामिल हैं। मार्च 2023 में अदानी एंटरप्राइजेस में FPI की संख्या 3 गुना बढ़कर 410 हो गई है, जबकि सितंबर 2020 में यह आंकड़ा महज 133 पर था। सितंबर 2020 की तुलना में मार्च 2023 में अदानी टोटल गैस में विदेशी निवेशकों की संख्या 63 से बढ़कर 532, अदानी ट्रांसमिशन में 62 से बढ़कर 431 और अदानी ग्रीन में 94 से बढ़कर 581 हो गई है। आपको बता दें कि सेबी अदानी समूह की ओर से विदेशी निवेशकों की ओनरशिप और मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहा है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इससे पहले कि शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि शुक्रवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 15 जून की जहाँ तक बात है तो ECB की पॉलिसी के जो बैठक हुई थी उसका फैसला आया है, तो उसका जो असर है वो यूरोपियन मार्केट्स और उसके साथ साथ बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर भी देखना होगा। यूएस की जहाँ तक बात है तो यूएस के रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं और उसके साथ साथ मई के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं वो भी जारी हुए हैं, तो उसका यूएस के मार्केट्स पर और साथ ही साथ शुक्रवार को भारतीय बाजारों पर कैसा असर होता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 16 जून की जहाँ तक बात है तो मूडीज के प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक होने वाली है। वहां से क्या निकल के सामने आता है इस पर बाजार की नजर रहेगी। साथ ही IPO मार्केट की बात करें तो IKO लाइटिंग, जिसको शानदार रिस्पॉन्स मिला था, करीब 68 गुना ये IPO भरा था, उसकी लिस्टिंग शुक्रवार यानी 16 जून को होने वाली है। स्पाइसजेट के लिए भी 16 जून का दिन काफी खास है, क्योंकि स्पाइसजेट के खिलाफ NCLT में सुनवाई होने वाली है, जो कि कंपनी की ओर से कंपनी के एक जो लेसर हैं, जो विमान लीज पर देने वाली कंपनी है विल्मिंगटन, उसने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की याचिका दी थी, उस पर स्पाइसजेट को लेकर NCLT में सुनवाई होने वाली है। साथ ही FTSE इंडेक्स की रीस्ट्रक्चरिंग भी कल की क्लोजिंग से लागू होगी। जो बदलाव हुए हैं उसमें ग्लोबल हेल्थ, पिरामल फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स में शामिल हुए हैं और उसके साथ साथ 2 स्टॉक्स हैं विप्रो और PNB, इनका इंडेक्स में वेटेज बढ़ा है, तो उसका जो इंपैक्ट है वो शुक्रवार को बाजार में साफ तौर पर दिखेगा। साथ ही PFC, श्रीराम फाइनेंस के डिविडेंड की एक्स डेट है। पिरामल एंटरप्राइजेस, HDFC लाइफ, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उसकी एक्स डेट भी 16 जून को है, तो शेयरों में जो इसका एडजस्टमेंट है वो आपको भाव में साफ तौर पर नजर आएगा। साथ ही विप्रो ने जो बायबैक की घोषणा की थी उसकी एक्स डेट भी 16 जून को ही है। 445 रुपये प्रति शेयर पर इस डिविडेंड इस बायबैक की घोषणा की गई थी, तो विप्रो का शेयर भी 16 जून को फोकस में रहेगा। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो एशिया में बैंक ऑफ जापान, इनकी जो पॉलिसी है उसका फैसला आएगा, क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर ग्लोबल मार्केट्स और एशियन मार्केट्स की नजर रहेगी। और यूरोप के CPI महंगाई के आंकड़े भी जारी होंगे, जिस पर पूरी दुनिया के बाजार खास तौर पर फोकस करेंगे। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ दमदार एक्शन वाले शेयरों की जानकारी भी मिल गई होगी। तो शुक्रवार 16 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।